Good morning, students. Now in the lecture, live lecture, I have told you about the economic importance of diatoms. This you have to read yourself. I hope this would be clear. Epitheca and hypotheca. So we are moving to dinoflagellates. Now these are the unicellular marine forms belonging to the division पैरोफाइटा. पैरो का मतलब फायर होता है, तो ये डिनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ना, ये आपके मेराइन फॉर्म्स है मोस्टली, मतलब आपके समुद्र वाले पानी में रहते हैं ये, एंड दीज बिलोंग टू पैरोफाइटा. Now these their celluloid walls is divided into plates that give them an armored appearance. Now they usually possess a pair of flagella which lie along opposing grooves in their thick cell walls, one in a longitudinal direction and other transversely into the groove between the cell walls. ये इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि इनकी जो सेलुलॉइड वॉल होती है, इसमें प्लेट्स ऐसी होती हैं जैसे आपके आर्मर्ड अपीयरेंस, मतलब जैसे वेपन्स होते हैं ना, उस टाइप का इसका अपीयरेंस होता है ना. तो इस टाइप का अपीयरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे. और इसमें मोस्टली 2 फ्लैजिला होते हैं. पेयर ऑफ फ्लैजिला मतलब 2 फ्लैजिला होंगे, ठीक है. वन इज इन द ग्रूव इन देयर थिक वॉल्स, थिक सेल वॉल. और एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, अदर इज इन द ट्रांसवर्स इन अ ग्रूव बिटवीन द सेल प्लेट्स, है ना. तो एक आपका सीधा सामने होगा जो आपका कहाँ पे है, इन द ऑपोजिट ग्रूव्स ऑफ अ थिक वॉल्स, है ना. जो ये वॉल्स हैं, एक आपको यहाँ से दिखेगा और एक ये देखिए, एक यहाँ साइड से निकल रहा है. हर एक में यहाँ से और एक साइड में निकल रहा है. You can see this, okay? So this is the appearance. You can see in the first one also. So this type of इसमें 2 पेयर जो हैं ये ऐसे निकल रहे हैं. Now this arrangement imparts a spin in most forms which is responsible for their name. Dino means spinning, है ना. तो ये जो फ्लैजिला का मोड है, मतलब ऐसे होने का, इससे क्या होता है, इनको मूवमेंट में एक स्पिनिंग फॉर्म आ जाती है. स्पिन होती है ना, जैसे ऐसे आपकी मतलब सर्कुलर मोशन में स्पिनिंग होती है जो, तो उस टाइप का मूवमेंट इसमें आ जाता है. एंड दिस टाइप ऑफ फ्लैजिला helps in a spinning movement of these dinoflagellates. Okay, dino का मतलब spinning ही होता है. Now the pigment are chlorophyll A and C and a variety of carotenoids. आपको ना हर जगह ये जो अलग अलग से हेडिंग्स आपको दिख रही हैं, इसके आगे वाले पेज में आप देखिए ये यूग्लिनॉइड्स है. तो आपको हर जगह ये याद रखना है कि इसमें पिगमेंट्स कौन से हैं, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये किस वाले खाने को स्टोर करते हैं, मतलब खाने को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, नाउ क्लोरोफिल ए, सी एंड वेराइटी ऑफ कैरोटेनॉइड्स, दीज पिगमेंट्स इम्पार्ट. ये देखिए आपके डिनोफ्लैजिलेट्स या तो ब्राउन कलर के होंगे, येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड इन कलर टू देम. तो ये कलर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्लोरोफिल ए से, सी से और आपकी कैरोटेनॉइड से. नाउ स्टार्च इज द मेन रिजर्व फूड. ये देखिए सेकेंड लाइन वही लिखी हुई है कि स्टार्च इसमें मेन रिजर्व फूड मटेरियल है. One of the important features of dinoflagellate is that their nuclear membrane consists of a single layer. In all other eukaryotic, a double membrane makes up a nuclear envelope. Now, इसमें important चीज ये है कि जिसमें भी न्यूक्लियस तो होता ही है, डिनोफ्लैजिलेट्स में सभी में होता है ना, तो न्यूक्लियस जो है इसमें सिर्फ सिंगल लेयर है. वैसे और यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन. ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो न्यूक्लियस होता है, इट इज ओनली कवर्ड विद अ सिंगल लेयर, नॉट द डबल लेयर. Now during meiosis the nuclear membrane remains intact and the division of the cell is reminiscent of the bacterial cell division. तो इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जब डिवीजन हो रहा होता है तो वो उसमें इंटैक्ट, मतलब वो वैसी रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है. और ये क्या होता है कि जैसे आपके बैक्टीरियल सेल डिवीजन होता है वैसा ही होता है. द लार्ज स्टडीज स्टेनेबल क्रोमोसोम्स are continuously condensed and they do not devolve in the chromatin granules, है ना. तो जो क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दे डू नॉट डिवॉल्व, मतलब वो उसमें मिक्सअप नहीं होते हैं, है ना. जो उसके क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली कंडेंस. ये कंडेंस होते रहते हैं, लेकिन उस पूरे ग्रैन्युलर जो लिक्विड होगा उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं. Now these prominent chromosomes are attached to a specific region of a nuclear membrane in a manner analogous to the attachment of the bacterial chromosome to the plasma membrane. अभी देखिए हमने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये आपका बैक्टीरियल सेल है, और यहाँ से जो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ रही है ना, यहीं से क्या होते हैं कि आपके क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हम डिनोफ्लैजिलेट्स में क्या कह रहे हैं कि डिनोफ्लैजिलेट्स अगर एक सेल है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना,
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वहां पे इसके क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया में आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, वैसे किसमें, डिनोफ्लैजिलेट्स में उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं ये। Now dinoflagellates produce only asexually, ये आपके जो रिप्रोडक्शन होगा इसमें सिर्फ एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट अननोन। The unique properties of dinoflagellates have prompted some biologists to suggest that they should be placed in a separate subkingdom between Monro and Protista। अब इसमें क्या है, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं आपके dinoflagellates में, और उन प्रॉपर्टीज की वजह से वो कह रहे हैं कि एक अलग से ग्रुप बन सकता है बिटवीन मोनरो एंड प्रोटेस्टा, इनको रखने के लिए, सिर्फ dinoflagellates को रखने के लिए। नाउ द ओवर ग्रोथ ऑफ dinoflagellates, स्पेशली the species of Goniolax and Gynodium is responsible for the red tides। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि आपके रेड टाइड्स किसकी वजह से होते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है कि रेड टाइड्स जो होते हैं ये आपके dinoflagellates की वजह से होते हैं, एंड नेम्स आर गिवन। नाउ ओकेजनली अराइज अलोंग विद द सी कोस्ट। समुद्र में क्या होता है ना, कभी कभी पानी बीच बीच में कभी पे लाल लाल सा दिखता है रेड कलर का, तो वो रेड कलर जो होता है ना, इट इज इम्पार्टेड बाय दीज dinoflagellates ओनली, ये रेड कलर का इनमें पिगमेंट होता है इसलिए। नाउ टॉक्सिन रिलीज बाय देम किल अ लार्ज नंबर ऑफ फिशेज एंड मेनी स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। इसमें से कई बार क्या होता है, बहुत जहरीला सा टॉक्सिन लिक्विड निकलता है जो कि काफी सारी फिशेज और इन्वर्टिब्रेट्स को भी मार देता है। नाउ दे मे एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द फिशेज एंड कॉज नंबरनेस, नोजिया, पैरालिसिस एंड अल्टीमेटली डेथ विद इन अ डे। कई बार ये क्या होता है, जैसे अगर फिश ने ये खाए हैं dinoflagellates, तो अगर हमने उस फिश को खा लिया तो उससे कई बार क्या होता है कि बेहोशी सी होने लगती है, नोजिया मतलब वॉमिटिंग, पैरालिसिस, और कई बार डेथ भी हो जाती है उसी दिन, है ना, सेम डे, जिस दिन कंज्यूम किया है फिश को उसी दिन। नाउ सम dinoflagellates आर phosphorescent, दे मेक द सी सरफेस ग्लो इन अ डार्क, है ना। तो कई dinoflagellates ऐसे हैं, उनमें से क्या होती है, लाइट भी एमिट होती है ना, लाइट निकलती है। तो कई बार क्या होगा, समुद्र का जो सरफेस होता है ना नीचे, वो क्या होता है, उसमें लाइट ग्लो करती रहती है, चमकती रहती है, ड्यू टू दीज dinoflagellates। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स मतलब कि यूग्लिना जैसे, है ना, यूग्लिना लाइक फ्लैजिलेट्स, है ना, तो यूग्लिना के जैसे जिसमें फ्लैजिला होगा तो दे आर कॉल्ड यूग्लिनॉइड्स। Now, euglenoid protists belong to a phylum, Euglenophyta, a very intriguing because many of these are heterotrophic forms. Only some members are photosynthetic and even some are autotrophic. Species may under certain condition behave as heterotrophs by प्रेडिएटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। अब आपके ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये क्या करते हैं, दीज आर बिलोंगिंग टू दिस यूग्लिनोफाइटा ग्रुप जो होता है, फाइलम होता है, उसमें ये होते हैं, एंड इसमें से मैनी ऑफ दीज आर हेटेरोट्रॉपिक फॉर्म्स, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं। नाउ सम मेंबर्स आर फोटोसिंथेटिक एंड इवन these heterotropic species may under certain condition behave as heterotrophs। अब ये देखिए इसमें कुछ कुछ यूग्लिनॉइड्स ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप्स भी हैं, मतलब उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लेकिन वो क्या करते हैं, दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडिएटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। मतलब वो भी अपने आप फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स के जैसे बिहेव करते हैं और छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। मोस्ट यूग्लिनॉइड्स आर फ्री लिविंग, ये देखिए, फाउंड इन फ्रेश वाटर, आपको यही सब लिखना है, ठीक है, फ्रेश वाटर, डिचेस एंड डैम्स। दे आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन लेयर कॉल्ड पेलिसिल, है ना। ये आपको फिर ध्यान रखने वाली चीज है कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसके बदले में इनके पास क्या है, एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसको पेलिसिल बोलते हैं, which makes their body flexible। Now this is पेलिसिल, है ना, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पेलिसिल है और इसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। They have two flagella, a short and a long। फ्लैजिला अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक ये बड़ा फ्लैजिला है और एक ही छोटा वाला है यहाँ पे, ठीक है, अंदर से, तो दो फ्लैजिला इसमें है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, और इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं ये मोस्टली हायर प्लांट्स में आपको मिलेंगे। Now, Euglena, a prototype of a group, lacks the cell wall. The outer layer of a cell is a cell surface membrane and is immediately
बिलो इट इज अ प्रोटीनस पेलिसिल। तो इसमें आउटर लेयर जो है ऑफ अ सेल इज अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन। सेल सरफेस मेम्ब्रेन मतलब एक पतली सी लेयर बाहर है और उसके अंदर सीधे क्या है, पेलिसिल है। तो मतलब कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो सेल वॉल नहीं है, ओनली अ पेलिसिल इज प्रेजेंट देयर एंड दिस पेलिसिल गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू दिस यूग्लेना, ठीक है, इधर उधर मूव करने के लिए। द पेलिसिल इज फ्लेक्सिबल एंड परमिट्स द ऑर्गेनिज्म टू एज्यूम वेरियस शेप। तो इसे अलग अलग शेप ये एज्यूम कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ थिक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स articulating with each other. When the minute fibrils within the cytoplasm are called myonemes contract, they cause the strips of a pelicil to slide one over the other and affect the change in the body shape. अभी आपको myonemes आपको दिख रहे होंगे, ये रहे है ना। तो ये मायोनीम्स जो है, ये जो लाइंस दिखाई हुई है ना यहाँ पे टेढ़ी टेढ़ी, तो ये भी एक्चुअली ये मायोनीम्स जो होते हैं दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, है ना। माइक्रोफाइब्रिल्स जैसे आपके फ्लैजिला में होते थे, है ना, तो उस टाइप के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। और ये क्या करते हैं ना, इसको स्लाइड करने में, मतलब ये एक फिसलन वाली बॉडी है, तो ये क्या करते हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल्स एक के ऊपर एक स्लाइड हो सकते हैं। ये जो ऐसे टेढ़े में स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो ये स्लाइड होंगे, तो इससे क्या होता है कि यूग्लिना को अलग अलग शेप या बॉडी का अगर शेप चेंज करना है तो उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ एट द ब्लंट इंटीरियर एंड ऑफ अ बॉडी देयर इज अ invagination in the form of a flower-shaped cavity. This cavity consists of a void reservoir which leads to a canal called cytopharynx to the outside. Its external opening is called cytostome, a thread-like. अच्छा, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे साइटोस्टोम जो होता है, ये आपके, ये देखिए, ये आपका पूरा कैविटी है जिसको क्या हो रहा है, ये इट इज मीन्स साइटोफेरिंग्स जो है, ये एक स्पेस है यहाँ पे। इंटीरियर एंड में क्या होता है कि ये दो लोब्स टाइप के बन जाते हैं और इसके बीच में जो खाली स्पेस होता है, दिस इज द वेकेंट स्पेस फ्रॉम विच अ स्मॉलर फ्लैजिला इज रनिंग एंड अ लॉन्गर फ्लैजिला इज ऑल्सो कमिंग आउट, ओके। Now then stigma is there, paraflagellar body is there, cytostome है ना, ये आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। फिर इसको रिजर्वॉयर बोलते हैं, यहाँ पे ये जो स्पेस होता है इसको रिजर्वॉयर कहा जाता है। शॉर्ट फ्लैजिला आपको दिख ही रहा है, साइटोफेरिंग्स, यहाँ पे जो स्पेसेस हैं ये लॉन्ग फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। नाउ its external opening is called cytostome. The single thread-like long flagellum arise from a cytostome which help in a locomotion. तो ये locomotion में help करेगा, ठीक है। आपका जो बड़ा वाला flagella ये locomotion में help करेगा। Besides this, there is a short flagellum which remains confined to the reservoir. और जो आपका short flagella है ये क्या है, reservoir में ही रहता है। ये reservoir हुआ ना, तो इसी के अंदर रहता है ये, ठीक है। The पेलिसिल encloses the cytoplasm which is divided into two. अच्छा, आप देखिए आपका जो पेलिसिल है, पेलिसिल मतलब ये बाहर की वॉल है ना, ये मैंने बताई। तो इसमें आपके दो टाइप के साइटोप्लाज्म होते हैं, एक होता है एक्टोप्लाज्म, एक होता है एंडोप्लाज्म, ठीक है। तो पेरिफेरल जोन मतलब जो सबसे बाहर की साइड होगा दैट इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की तरफ एक लिक्विड होगा, जो गाढ़ा सा लिक्विड होगा, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। तो ये यहाँ पे इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये देखिए, ये आपका एंडोप्लाज्म है, मतलब ये जो अंदर का लिक्विड होगा, ठीक है। और एक्टोप्लाज्म कौन सा है, जो बाहर की लेयर पे होगा। ये ऐसा इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड हियर, लेकिन जो बाहर की बाउंड्री लाइन पे जो लिक्विड होगा दैट विल बी कॉल्ड द एक्टोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड होगा मेन बॉडी में दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म, ओके। Now the endoplasm contains a number of cell structures like chloroplasm. अब endoplasm मतलब ये जो अंदर का पार्ट है, ठीक है। इसमें आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल अपैरेटस, स्टिग्मा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. Now the chloroplasts are the large bodies which contain the green pigment chlorophyll A and B. यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे आप कि क्लोरोफिल, इसमें ग्रीन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए और बी है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं अलॉन्ग विद बीटा कैरोटीन, है ना, बीटा कैरोटीन के साथ. अ लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अलॉन्ग विद अ स्मॉलर एसेसरी वैक्यूल इज प्रेजेंट क्लोज टू द रिजर्वॉयर. आप रिजर्वॉयर के पास यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है. और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के साथ देयर इज वन मोर वैक्यूल, दे हैव नॉट शोन हियर. इसके साथ एक और वैक्यूल होता है. तो ये क्या करते हैं ना, इसका काम क्या होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन का होता है, कि आपकी बॉडी में, मतलब उसकी बॉडी में जो ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब लिक्विड का, वाटर का जो रेगुलेशन करना है वो करने के लिए ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन एसोसिएटेड विद द रिजर्वॉयर एट द लेवल ऑफ द paraflagellar body on the opposite side of a contractile vacuole.
a distinct orange red body called stigma. आई स्पॉट इज प्रेजेंट विच इज फोटोरिसेप्टिव इन नेचर. स्टिग्मा आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है. ये आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, यहीं पर आपके वैक्यूल्स वगैरह. वैक्यूल इसलिए क्योंकि यहाँ से रिजर्वायर है, यहीं से पानी अंदर आना है, ठीक है. तो वैक्यूल आपका यहीं पर है. यहाँ पे आपका एक स्टिग्मा है, और ये स्टिग्मा जो होता है ये क्या है, फोटो रिसेप्टर है. मतलब नेचर में इसका मतलब ये रिस्पॉन्स करता है टू द लाइट एंड ऑल द अदर थिंग्स. तो ये एक सेंसर है, ये समझ लीजिए, ठीक है. तो ये स्टिग्मा जो है इट इज एक्टिंग एज अ फोटो रिसेप्टर ओवर हियर. नाउ द एंडोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन्स पैरामाइलिन ग्रैन्यूल्स, पॉलीसेकेराइड सिमिलर टू स्टार्च. ये स्टार्च के जैसा एक पार्ट है जो कि एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट है, विच इज अ रिजर्व फूड मटेरियल. तो आपको ये देखिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए, पैरामाइलिन है ना. पैरामाइलिन जो है ये आपका एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और ये फूड रिजर्व करने का तरीका है. ये एक टाइप का स्टार्च होता है, ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय लॉन्गिट्यूडनल. अच्छा, इसमें देखिए अब आपका क्या होगा कि जो बाइनरी फिजन हो रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस आपका सेंटर में है. तो यहां से ये डिवाइड करेगा ऐसे बीच में, और बीच में डिवाइड करके ये 2 पार्ट्स हो जाएंगे. और 2 पार्ट बाइनरी फिजन मतलब 2 पार्ट्स होना, ठीक है. न्यूक्लियस भी बीच में डिवाइड हो जाएगा, तो ये लॉन्गिट्यूडनली होगा, ऐसे ट्रांसवर्स में नहीं होगा, ठीक है. दिस डिवीजन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, और जो ऐसे में होता है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल. तो ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा, साथ में न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा इसमें. नाउ फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय 2 into 2 by the mitosis followed by the डिविजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म, ठीक है. वैसे ही जैसे माइटोसिस आपने पढ़ा हुआ है 10th में, वैसे ही होगा इसका डिविजन. नाउ अंडर फेवरेबल कंडीशन इट अंडरगोज मल्टीपल फिजन इन एन एनसिस्टेड कंडीशन. अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये क्या करता है ना, सिस्ट बना लेता है अपने चारों तरफ. सिस्ट बनाने का मतलब है कि कवरिंग बना लेगा ये, और वो कवरिंग के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करता रहता है, और बार बार डिवाइड करने से मतलब अंदर ही डिवीजन होता रहता है, तो वो बाहर नहीं निकलेगा, सिस्ट के अंदर ही रहेगा. और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वो सिस्ट क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, और तब सारे यूग्लिना जो होंगे वो बाहर आएंगे, ठीक है. तो ये मोस्ट ऑफ द दिस प्रोटोजोन्स ये क्या करते हैं, जब भी आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस है ना, तो ये मोस्टली सिस्ट बना लेते हैं अपने चारों तरफ, और सिस्ट बनाने से ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं और अंदर रिप्रोडक्शन करते रहते हैं. जैसी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सिस्ट ओपन होकर फट जाता है, और फटने के बाद बहुत सारा जो ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी वहां डिवाइड हो रखे हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, सेल्डम अकर्स इन यूग्लिना, ठीक है. सम स्पीशीज ऑफ यूग्लिना आर ग्रीन एंड ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद ही खाना बनाते हैं कुछ यूग्लिना. सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, वेयर इज अदर लैक क्लोरोप्लास्ट एंड देयरफॉर दे आर कलरलेस. जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा वो कलरलेस होते हैं. इसमें ना ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी नहीं होते, तो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं. नाउ जो बाद में हेट्रोट्रॉपिक है मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दे आर एक्चुअली सैप्रोफिटिक. दे फॉलो द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, carrying out extracellular digestion and grow most abundantly in putrefaction where putrefaction is taking place. मतलब जहाँ पे ना सड़ी गली चीजें होती हैं तो ये हेट्रोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. सैप्रोफाइट मतलब जहाँ पे सड़ी गली चीजें हैं ये उसमें से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है. नाउ सम कलरलेस फॉर्म्स आर केपेबल ऑफ ingesting small food particles at the base of a gullet where पेलिसल is absent. तो जहाँ पे पेलिसल एब्सेंट होगा ना, इसका ये पूरा एरिया है, उसके अलावा जहाँ पे पेलिसल बीच में एब्सेंट है ना, तो वहां से कई बार ये क्या करते हैं, दे आर केपेबल ऑफ इंजेस्टिंग स्मॉल फूड पार्टिकल्स. ये कभी कभी डायरेक्टली भी ले लेते हैं फूड पार्टिकल्स विदाउट डाइजेस्टिंग देम आउटसाइड, ओके. एंड कैरी आउट इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन. मतलब होलोजोइक का मतलब है यहाँ से कई बार क्या करते हैं, वैसे तो यूग्लिना क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा. तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है. अगर वो कर रहा है तो वेल एंड गुड. नहीं कर रहा है तो वो क्या करता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है. और सैप्रोफाइट होना मतलब कि जो आपका सड़ी गली चीजें हैं डीके, उससे ये न्यूट्रिशन फॉलो करता है. दूसरा वो हो गया. और तीसरा जो है वो ये है कि कभी कभी ये स्मॉल फूड पार्टिकल्स को यहाँ से अंदर ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे पेलिसिल नहीं है तो यहाँ से अंदर आ जाता है, और ये क्या करता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी करता है. कभी कभी इसकी बॉडी में ही डाइजेशन होता है, ठीक है. तो इस तरीके से ये 3 टाइप के फूड्स ले सकता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक, देन सैप्रोफिटिक, और तीसरा क्या है,
होलोजोइक का मतलब होता है कि फूड स्मॉल फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर डायरेक्टली लेना और बॉडी में ही डाइजेस्ट कराना. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर स्लाइम मोल्ड एंड दिस इज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटेस्ट, है ना. ये आपके कंज्यूमर डिकम्पोजर मतलब ये आपके स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये मोस्टली क्या करते हैं, डिकम्पोजर का काम यहाँ पे करेंगे. नाउ दीज आर slime mold are saprophytic protists. They have a plasmodium and pseudoplasmodium like body, hence they are commonly known as the slime mold, है ना. तो इनकी plasmodium टाइप की बॉडी होती है, pseudoplasmodium. They have a amoeboid body and the vegetative phase is without the cell wall. इसमें cell wall present नहीं होगी. During unfavorable condition, the plasmodium differentiates and forms the fruiting body bearing the spores at their tip. जब फिर से अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये स्पोर्स बना लेता है और अपनी बॉडी में से छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं ये बाहर निकालता रहता है. ओके, नाउ दीज स्पोर्स possess the true walls मतलब ये स्पोर्स चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं विद द वॉल्स. नाउ स्लाइम मोल्ड्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है, दिस इज वन इज योर प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड और दूसरा है आपका सेलुलर स्लाइम मोल्ड. ठीक है, ये आपको इन्होंने अलग अलग से दिया हुआ है. प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड एग्जिस्ट एज अ वॉललेस मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म नोन एज प्लाज्मोडियम. जो आपका प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है इसमें क्या होता है, वॉललेस मतलब एक बिना वॉल का एक ऐसा मास है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं. ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस है मतलब अंदर न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं. They possess a diploid nucleus and undergoes a sexual reproduction regularly with the help of the flagellated gametes. अब ये क्या कर रहा है ना, इसमें जितने भी गैमेट्स जितने भी आपके न्यूक्लियसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिप्लॉइड हैं और फ्लैजिलेटेड हैं. तो ये क्या करते हैं ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है और वो भी किससे होता है, फ्लैजिलेटेड गैमेट से. मतलब गैमेट में फ्लैजिला होगा तो वो मोटाइल होंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके दे विल डू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, डिप्लॉइड मतलब 2n. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलेटेड गैमेट्स. दे स्लोली स्ट्रीम एंड ग्लाइड ओवर द डिकेइंग लीव्स एंड लॉग्स. ये वाला प्लाज्मोडियम जो है ना, जो आपके लॉग्स और वो नहीं पड़ी रहती सूखी पत्तियां, सड़ी हुई पत्तियां या लकड़ी के टुकड़े, ये उसमें आपको मिल जाएंगे. ठीक है, दूसरा सेल्यूलर है, सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड हैव अ मल्टी सेल्यूलर प्लाज्मोडिया एंड अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस. यहाँ डिफरेंस देखिए, प्लाज्मोडियम में डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें हैप्लॉइड है. ठीक है, दे अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि पहले से ये हैप्लॉइड है ना, और तब इसमें क्या होगा कि आपका सिंपल जो होता है इसमें नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स है. ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होना है तो गैमेट्स ने मूव भी कहीं नहीं करना है ना. दीज स्लाइम मोल्ड्स अकर in the upper layer of a humid soil which is rich in a decaying organic matter. तो decaying organic matter में ये काफी रिच होता है, ऊपर की लेयर जो होती है, तो वहां पे ये आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स. प्लीज गो थ्रू दिस, जो मैंने पढ़ाया एक बार पढ़ लेना, प्रॉब्लम होगी तो यू डू आस्क मी. Okay, now protozoan protist I'll take in a live class. Okay, thank you.